दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं फैंटेसी को लेकर के। फैंटेसी दरअसल काव्य शास्त्र का एक बिंदु है और कविताओं में विशेष रूप से ये बहुतायत में प्रयोग होता है। तो फैंटेसी क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, साहित्यकारों ने इसे क्या कहा गया है, और विशेष रूप से मुक्तिबोध की कविताओं में बहुत अधिक फैंटेसी का प्रयोग हुआ है। तो मुक्तिबोध ने फैंटेसी को लेकर के क्या विचार व्यक्त किए हैं, इन सभी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैंटेसी काव्य शास्त्र में प्रचलित फैंटेसी शब्द एक अंग्रेजी शब्द है जो यूनानी शब्द फैंटेसिया से निर्मित है। यूनानी शब्द फैंटेसिया का अभिप्राय है मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सृजना करती है। इस प्रकार फैंटेसी का अर्थ होता है स्वप्न चित्र। रचना प्रक्रिया अथवा सृजनशीलता में रचनाकार जब बाह्य परिवेश को पूर्णतया आत्मसात करता है तब उस सृजनशील रचनाकार के हृदय में एक धुंधला रहस्यमय कल्पना चित्र उभरता है और यह स्वप्निल प्रभाव उसके अभिव्यक्ति पक्ष को माध्यम बन जाता है। इसी को फैंटेसी कहते हैं। तो ये कोई भी रचना करने से पूर्व रचनाकार के मस्तिष्क में उभरने वाला एक स्वप्न चित्र फैंटेसी है। इस प्रकार फैंटेसी एक टेक्निक है जिसका प्रयोग एक सृजनशील साहित्यकार अपनी रचना प्रक्रिया में करता है। मनुष्य के शैशव स्वभाव का एक अभिन्न अंग है फैंटेसी। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि रचनाकार के भीतर छिपा हुआ शिशु ही साहित्यिक फैंटेसी का निर्माण करता है। वस्तुतः यह एक विशिष्ट कल्पना शक्ति है जिसे दिवा स्वप्नात्मक अथवा दुस्वप्नात्मक बिंब की भी संज्ञा दी जा सकती है। इसे माया का आवरण, स्वप्नशीलता का पूरक, एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता सनक अन्वेषण का रूप भी माना गया है। क्षमता का व्यापक विकास न होने के कारण कुछ लोग इसे शकुन अथवा देव प्रकटीकरण के रूप में भी देखते हैं। तो 20वीं शताब्दी में फैंटेसी को दिवा स्वप्न का पर्याय मान लिया गया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से फैंटेसी का संबंध उसके विचार प्रवाह तथा उसी की चक्षु बिंबात्मक अभिव्यक्ति से है। मनोवैज्ञानिक दार्शनिक फ्रायड ने संपूर्ण साहित्य सृजन को फैंटेसी का एक प्रकार माना है। दरअसल उनका मानना है कि फैंटेसी के कारण ही साहित्य का जन्म होता है। दरअसल फैंटेसी एक प्रक्रिया है जो अतीत की घटना अथवा कल्पित घटना के साथ जुड़कर संवेदनाओं, अनुभूतियों को स्वप्न चित्रों में परिवर्तित कर देती है। विचारों के विवेचन में भी फैंटेसी का महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार फैंटेसी बाह्य जगत को समझने में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। विदेशी विद्वान सिगर के शब्दों में फैंटेसी की संज्ञानात्मक निपुणता समझना चाहिए जो तादात्म्य, अनुकरण तथा क्रीड़ा भाव के कारण अधिक विकसित होती है। इसका संबंध व्यक्ति के अहम भाव के साथ है जो सूक्ष्म विचारों को सहज संप्रेषणीय बनाती है। बहुत सूक्ष्म विचार जो हमें दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, महसूस नहीं होते, उन्हीं को वह सृजनात्मक रूप से निर्मित करती है। समकालीन साहित्य में तथा समीक्षा शास्त्रियों के वर्तमान परिदृश्य में फैंटेसी एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द बन गया है जो विशेष प्रकार के साहित्य तथा अभिव्यक्ति उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मानविकी पारिभाषिक कोश के अनुसार फैंटेसी
एक स्वप्न चित्र मूलक साहित्य है जिसमें असंभाव्य संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। वस्तुतः फैंटेसी के तीन प्रयोजन हैं: मनोरंजन, यथार्थ से पलायन, मानव एवं दोष युक्त संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण। देवकीनंदन खत्री की तिलिस्मी उपन्यासों में फैंटेसी के निर्धारित प्रयोजनों में प्रथम दो को प्रभावी रूप से देखा जा सकता है। तीसरे प्रयोजन के उदाहरण पाश्चात्य भाषाओं में स्विफ्ट की गुलिवर्ज ट्रेवल्स तथा वाल्तेयर की काकिंद इत्यादि रचनाओं में मिल जाता है। आजकल ऐसी रचनाएं नहीं लिखी जा रही, फिर भी कहीं ज़्यादा कहीं गहरे स्तर पर वहाँ स्वप्न चित्रों को लक्षित किया जा सकता है। प्रत्येक रचना प्रक्रिया में फैंटेसी की सृजना शक्ति छिपी हुई है, इसलिए रचनाकार कहीं न कहीं फैंटेसी जैसे तत्व का इस्तेमाल करता ही है और अनेक गंभीर रचनाओं में फैंटेसी के अंशों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, मुक्तिबोध की अंधेरे में, अज्ञे की अपने अपने अजनबी, निर्मल वर्माकृत एक चिथड़ा सुख जैसी अनेक रचनाएं जो अनुभव के धरातल पर तीव्र अंतर्द्वंद्व को मूर्त रूप प्रदान करती है, फैंटेसी परक होती हैं, अर्थात इन सब में फैंटेसी का प्रयोग किया गया है। कुछ रचनाओं की समग्रता फैंटेसी प्रेरक होती है नहीं है, अपितु उसका कुछ अंश फैंटेसी से प्रभावित होता है, जिसका आकलन फैंटेसी मूलक विचार प्रवाह में पढ़कर किया जाता है। अजन्मे कल के विषय में आशावादी दृष्टिकोण अपनाने वाले और उसे आज से बेहतर मानने वाले रचनाकार फैंटेसी से अधिक काम में लेते हैं। फैंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप है, अर्थात ये सारी चीजें उसके अंदर निहित है, दिखाई देती है। रचना प्रक्रिया में रचनाकार जीवन जगत के तथ्यों, प्रभावात्मक आग्रहों को नेपथ्य में रखकर तथ्यों की स्वानुभूत विशेषताओं का स्वप्न चित्रात्मक प्रक्षेप करता है। मुक्तिबोध की कविताओं में अनेक जगह फैंटेसी का स्पष्ट प्रयोग परिलक्षित होता है। उनका एक स्वप्न चित्र या फैंटेसी को पता नहीं शीर्षक कविता में क्रांति की कामना के उदित होने की एक घटनात्मक चित्र में प्रभावी रूप से देखा जा सकता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि फैंटेसी का कोई एक अर्थ ही अंतिम अर्थ नहीं होता, अर्थात अनेक अर्थ उसके होते हैं, क्योंकि फैंटेसी का विधान ही अर्थ की निरंतरता के लिए किया जाता है। वस्तुतः प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत की असंगति सबसे ज्यादा फैंटेसी में होती है। बाह्य जगत और कवि चेतना के द्वंद्व उसे अभिव्यक्ति देने की कोशिश में ही रचनाकार फैंटेसी का विधान करता है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या तथा कृति को फैंटेसी की पुत्री कहा है। फैंटेसी के क्षण में व्यक्तिक अनुभव परिवर्तित होकर निर्व्यक्तिक हो जाता है। स्थितिबद्ध और स्थिति मुक्त व्यक्तिकता का समन्वय उच्चतर स्थिति में पहुंच जाता है और इसके फलस्वरूप जो प्रभाव आभास मात्र होते हैं वे कवि के मानस पटल पर चित्र बनकर उभरते जाते हैं और उन चित्रों को वह भाषाबद्ध करता है। यही कारण है कि रचनाकार के मानस पटल पर आंकलित फैंटेसी और शब्दबद्ध फैंटेसी में अंतर पाया जाता है। शब्दबद्ध होकर स्वप्न यथार्थ में परिवर्तित हो जाता है। कहने का तात्पर्य है जब रचनाकार रचना लिखने से पहले पूर्व को सोचता है और जब लिखता है तो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, तो इस तरह से कल्पित फैंटेसी और शब्दबद्ध फैंटेसी में अंतर हो जाता है। मुक्तिबोध के मतानुसार कला के तीसरे क्षण में फैंटेसी का मूल मर्म अनेक संबंधित जीवनानुभवों से उत्पन्न भावों और स्वप्नों से मुक्त होकर इतना अधिक बदल जाता है कि लेखक उस पूरी फैंटेसी को पर्सपेक्टिव कहते हैं। मूर्त होकर जो फैंटेसी हमारे समक्ष उपस्थित होती है वह फैंटेसी की प्रतिकृति नहीं अपितु फैंटेसी प्रसूत होती है, अर्थात फैंटेसी के कारण जन्म लेती है। फैंटेसी के रूप में प्रस्तुत विधान सार्वजनीन समृद्ध हो जाता है और यह सार्वजनीनता अभिव्यक्ति प्रक्रिया में शब्दों के अर्थ स्पंदनों द्वारा पैदा होती है। अर्थ स्पंदनों के पीछे सार्वजनिक सामाजिक अनुभव की एक लंबी परंपरा होती है, इसलिए अर्थ परंपराएं फैंटेसी के मूल अर्थ को काटती ही नहीं है,
तराशती भी हैं, रंगहीन ही नहीं करती, नया रंग भी चढ़ाती हैं। इसके अतिरिक्त उसे नए भावों, विचार, प्रभावों से संपन्न करके अर्थ क्षेत्र का विस्तार करती हैं। इसी कारण छोटी कविताओं में कुछ अधूरापन सा नजर आता है, क्योंकि वहाँ ये परिदृश्य उभर नहीं पाते। आज के संघर्ष जीवन में भी अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाकर रचनाकार अपना पक्ष चुनने को विवश है। फैंटेसी का उपयोग लेखक के लिए कई अर्थों में सुविधाजनक होता है। स्वप्न चित्रात्मकता विधान यदि न होता तो अंधेरे में जैसी कविताएं सिर्फ एकालाप बनकर रह जाती। सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रतीक योजना भी अर्थों के अनेकायामी स्तर खोलने में अक्षम है। फैंटेसी के प्रयोग से किसी एक विचारधारा से प्रतिबद्ध रचनाकार भी पुनरावृत्ति जैसे दोष से ग्रस्त नहीं होता, क्योंकि फैंटेसी से वस्तु पक्ष को गौण रखकर भावों की भाषा में उसे ध्वनित करने की अपूर्व क्षमता होती है। जीवन में जो घटनाएं, विचार असंगत कहे जाते हैं, फैंटेसी में वे ही संगीत का उन्मेष करते हैं। अतः कलात्मक प्रच्छन्नता के अतिरिक्त फैंटेसी में असंगति के द्वारा संगीत निदर्शन की सुविधा अन्य प्रतिमानों से अधिक है। स्वप्निल प्रभाव में असंभव को संभव दिखाने की क्षमता है, तभी तो मुक्तिबोध का पुरुष अपनी भुजाओं पर आसमान उठा लेता है, आग में कमल खिला सकता है। मुक्तिबोध की मान्यता है कि फैंटेसी के उपयोग की सुविधाओं में एक यह भी है कि इसके द्वारा जिए और भोगे गए जीवन की वास्तविकताओं के बौद्धिक अथवा सारभूत निष्कर्षों को अथवा जीवन ज्ञान को कल्पना के रंगों में प्रस्तुत किया जा सकता है। फैंटेसी के द्वारा साहित्यकार साहित्य में विलक्षण कलात्मकता में श्रीवृद्धि करता ही है, साथ ही वास्तविकता के प्रदीर्घ ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना अथवा पुनर्सृजना भी करता है। तो विद्यार्थियों, ये थी फैंटेसी को लेकर के पूरी एक परिकल्पना, स्पष्टता, परिभाषा, उसके पूरे प्रयोजन क्या क्या हैं और विशेष रूप से मुक्तिबोध ने क्या कहा है, अन्य साहित्यकारों ने क्या कहा है। आशा है वीडियो आपने पूरी देखी होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स करिए और हमें बताइए कैसी लगी। और हिंदी की बिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।